हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन और आज है बच्चा इसका लेक्चर 4 जो कि मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक, तो चलो आओ आज का रिवीजन लेक्चर जो है वो हम शुरू करते हैं। तो देखो, हमने जो है बच्चे ये जब लेक्चर आपको पढ़ाया था तो हमने आपको याद होगा डिसऑर्डर्स रह गए थे थायराइड ग्लैंड के। ठीक है, तो वो हमने इस लेक्चर में आपको कराए थे और पैराथायरॉयड, पीनियल और थाइमस ग्लैंड मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ाया था। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था भैया ये थायराइड हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है इसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो आपको पता है जो हाइपोथैलेमस जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है वो एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो TSHRH। ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर जो कि आपकी बेटा क्या है, मास्टर ग्लैंड है। फिर ये बनाती है बेटा क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये TSH एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पर। देन थायराइड ग्लैंड बेटा सिंथेसिस और सीक्रेशन करती है थायराइड के हार्मोन्स का जो कि T3 एंड T4 होते हैं। इस तरीके से इसका जो है बेटा क्या होता है, आपका सिंथेसिस हो रहा है। अब सपोज करते हैं बेटा राइट हैंड साइड वाली कंडीशन लेते हैं कि थायराइड हार्मोन बॉडी में बहुत ज्यादा बन चुके हैं। तो इस समय बॉडी चाहेगी थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन रोक दिया जाए। प्रोडक्शन कैसे रोक दिया जाए कि भैया नेगेटिव फीडबैक दे दो, कि भैया हम उन्हें ऐसा फीडबैक दे देते हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है। और जब किसी चीज की जरूरत नहीं है, उस चीज को रोकना है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो अब नेगेटिव फीडबैक कहां देना चाहिए, तो जहां दो जगह से सिग्नल आ रहा है, एक बेटा मास्टर ग्लैंड से आ रहा है, एक मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड से आ रहा है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को नेगेटिव फीडबैक दिया जाएगा। कब, जब थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बॉडी में। अब लेफ्ट हैंड वाली कंडीशन ले लेते हैं, थायराइड हार्मोन बॉडी में बहुत ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या कहा जाएगा, इस केस में ये ऑर्डर दिया जाएगा मास्टर और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड को, दोनों को ही, कि भैया प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है जो है। अब आप जो है क्या करो, अपने हार्मोन्स रिलीज करो और थायराइड पर प्रेशर बनाओ जिससे कि वो थायराइड हार्मोन बनाए। तो बेटा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। अगर आपको रेगुलेशन समझ में आ गया है, जो कि आपको लेक्चर में ही समझ में आ गया होगा, तो अब डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। ठीक, आपको पता है बच्चा कोई भी बीमारी कब होती है, वो तब होती है या तो उस हार्मोन का सीक्रेशन अपने ऑप्टिमम लेवल से कम हो जाए या फिर अपने ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हो जाए, यानी कि हाइपोसीक्रेशन और आपका बच्चा हाइपर सीक्रेशन। हाइपोसीक्रेशन अगर हो जाता है यानी कि जितना रिलीज होना है उससे कम रिलीज होगा, तो आपको दो समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। एक होती है सिंपल गॉइटर, दूसरी होती है बेटा कैरेटिनिज्म, जो कि आपको बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक, अगर इसका हाइपर सीक्रेशन हो जाता है तो आपको देखने को मिल सकती है कंडीशन जिसको आप कहते हो बेटा एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपकी आंखें बेटा बाहर की तरफ निकली आती हैं। और इसी को कहा जाता है बच्चा आपका ग्रेव्स डिसीज, जो कि हमें अभी इन डिटेल आपको मुझे रिवाइज करानी है। आइए चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत होती है बेटा सिंपल गॉइटर से। तो जो आपका सिंपल गॉइटर है वो हाइपोसीक्रेशन से होता है। तो बेटा इसको एक और नाम दिया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब थायरॉयडिज्म का मतलब है बेटा थायराइड हार्मोन्स, हाइपो का मतलब होता है कम, यानी कि लो थायराइड हार्मोन्स को ही कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो उसी की वजह से आपको बीमारी देखने को मिलती है जिसका नाम होता है सिंपल गॉइटर। अब जरा समझते हैं ये क्यों होती है। बेटा इसका जो मुख्य कारण होता है, जो मेजर रीजन है वो ये है भैया, हमारी डाइट के अंदर जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जब उसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तब हमें ये समस्या होती है। अब आपको पता है कि भैया ये जो आपका T3 T4 बन रहा है, इसको बनाने में जो हाथ है वो बेटा किसका है। एक तो बेटा आपको याद होगा टायरोसिन, एक था आयोडीन, दोनों मिलके क्या बनाते थे, MIT DIT। जब एक DIT एक MIT बनता था तो T3 बनता था, जब दो DIT मिलते थे तो T4 बनता था। दैट मीन्स अगर आयोडीन कम हो गया तो T3 T4 नहीं बनेगा, और T3 T4 ना बनना मतलब यही तो थायराइड हार्मोन से बेसिकली होगा क्या, थायराइड की कमी होगी। थायराइड की कमी होगी तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पास, और दोनों की, और हाइपोथैलेमस के पास जब जाएगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे दबाव बनाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड पे बनाएगा। थायराइड जो है बेटा वो चाह के भी नहीं बना सकती, क्यों, क्योंकि वो तो भाई जो है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, आयोडीन चाहिए। बॉडी को लगेगा कम होता जा रहा है, बॉडी पॉजिटिव फीडबैक देती जाएगी और आपकी हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी दबाव बनाती जाएंगी थायराइड ग्लैंड के ऊपर, पर लेकिन वो नहीं बना पा रहा है। इस चक्कर में क्या होता है, इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर इतना एक्शन हो जाता है बेटा TSH का, कि भैया ये जो होती है थायराइड ग्लैंड ये बेटा बिल्कुल फूल जाती है, एनलार्ज्ड हो जाती है। इसी को आप कहते हो सिंपल गॉइटर। अब आपको समझ में आ गया रेगुलेशन आपको क्यों पढ़ाया गया था, जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर देखो दूसरा होता है बच्चा क्रेटिनिज्म। क्या होता है क्रेटिनिज्म, तो भैया क्रेटिनिज्म भी हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है
उस समय उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। दैट मीन्स वो बेटा उसके बच्चे को इफेक्ट करेगी और इस तरीके से इफेक्ट करती है कि उसका जो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है ना, वो बड़ा ही बेकार हो जाता है बेटा, उसके अंदर डिफेक्ट आने लग जाते हैं। समझ रहे हो? अब डिफेक्ट कैसे आएंगे? सबसे पहले तो बच्चा, जो बच्चा होगा उसकी स्किन एबनॉर्मल होगी, उसकी जो है बेटा स्टंटेड ग्रोथ रहेगी, ठीक है, उसका जो आईक्यू होगा वो भी कम होगा, बच्चा जो है बेटा मेंटली रिटार्ड होगा, इसके अलावा बेटा वो डीफ म्यूटिज्म का शिकार होगा। डीफ म्यूटिज्म यानी कि ना तो बेटा सुन पाएगा ना ही बोल पाएगा। आपको समझ में आ गया? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा उस बच्चे के होते हैं जिसको क्रेटिनिज्म हो जाता है। और क्रेटिनिज्म मतलब बेटा किसी भी महिला जब वो प्रेग्नेंट है तब वो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर उसके अंदर हो जाता है तो वो बच्चा जो है उसको क्रेटिनिज्म हो जाएगा। तो आपको क्रेटिनिज्म भी समझ में आ गया होगा। आप सपोज करते हैं कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है, एक एडल्ट वुमेन है, उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो क्या होगा? तो बेटा उसके अंदर जो है आपकी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। किसकी? उस महिला की। तो क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से, बेहतरीन तरीके से? चलिए आइए अब हम बात करते हैं बेटा हाइपरथायरॉयडिज्म की, जो कि आपकी कौन सी बीमारी करती है? एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर या फिर ग्रेव्स डिसीज। अब इसको एक्स ऑप्थेल्मिक क्यों कहते हैं? एक्स का मतलब होता है बेटा बाहर और ऑप्थेल्मिक मतलब बेटा आंखों से रिलेटेड। डॉक्टर जो होता है उसको भी तुम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक। अब जरा देखो, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, बच्चा हाई लेवल हो जाता है थायराइड हार्मोन का। अब कब होगा हाई लेवल? हमारी थायराइड ग्लैंड में बेटा कैंसर हो जाए या फिर हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर नोड्स का डेवलपमेंट हो जाए, तो उस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके अंदर बेटा? जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो आई बॉल्स जो होती है ना बेटा, इनका प्रोट्रूजन हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाती है, इसलिए तो इसको एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं। फिर ये बीएमआर इंक्रीज कर देती है, और अगर बीएमआर इंक्रीज हो गया तो बेटा आपका जो है वेट लॉस होने लगेगा। इसके अलावा बेटा एनलार्जमेंट देखा जाता है। क्या देखा जाता है? आपका एनलार्जमेंट देखा जाता है। किसका? आपका थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाता है? एनलार्जमेंट हो जाता है। क्या आपको ये भी समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से? तो चलो आओ अब हम बात करते हैं बेटा पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। अब मैं पैराथायरॉयड की बात करूं इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या, इसकी इमेज। चलो आओ देखो जरा ये एनसीईआरटी की इमेज है और बच्चों जरा ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है ये जो है बेटा बैक साइड दिख रही है। किसकी बैक साइड दिख रही है? यानी कि डोर्सल साइड दिख रही है थायराइड ग्लैंड की। जब आप डोर्सल साइड पे जाते हो आपको पता है थायराइड ग्लैंड दो लोब से मिलकर बनी है, तो एक लोब पर एक पेयर आपको थायराइड ग्लैंड देखने, पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है। मैं वापस दोहराऊंगा इस लाइन को। आपको पता है आपकी दो लोब्स होती है किसकी? थायराइड ग्लैंड की। तो उसकी एक लोब पर एक पेयर पैराथायराइड ग्लैंड आपको देखने को मिलती है, यानी कि दो लोब हैं तो आपको दो पेयर टोटल देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स ये नंबर में कितनी हो गई? 4 हो गई। और किस तरफ प्रेजेंट है? ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि डोर्सल साइड की यहाँ पर बात हो रही है। अब जरा देखो ध्यान से, अब देखो पैराथायराइड ग्लैंड तो भैया कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। बैक साइड मतलब बेटा आपकी डोर्सल साइड की बात हो रही है। अब नंबर में कितनी होती है बेटा? दो पेयर्स होती है। मैंने डिफाइन भी कर दिया दो पेयर्स क्या कहां कहां प्रेजेंट है। तो वन पेयर ईच इन टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड की दो लोब होती हैं तो ईच लोब पर आपका जो है क्या देखने को मिलता है? आपको वन पेयर देखने को मिलता है। अब अगर कोई ओरिजिन की बात करता है तो बच्चा इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब जरा देखो इसके बाद बेटा हम बात करते हैं हार्मोन कौन सा रिलीज करती है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो पैराथायरॉयड हार्मोन ही रिलीज करती है, ठीक है। इसको ही हम कहते हैं बेटा पीटीएच। क्या है बेटा? प्रोटीनेशियस है नेचर में, और हम ये जानते हैं कि ये भी ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है। बट हाइड्रोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन के ये अपोजिट काम करता है। वो कम करता था ब्लड कैल्शियम लेवल को, वो हाइपोकैल्सिमिक था। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये कैसा हुआ? ये हुआ बच्चों आपका हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। अब जरा देखो ध्यान से किस तरीके से ये जो है बेटा क्या करता है? हाइपर कैल्सिमिक करता है। आप याद करो कैल्सिटोनिन किस तरीके से हाइपोकैल्सिमिक था। वो क्या करता था? जो एक्स्ट्रा कैल्शियम प्रेजेंट होता था बेटा ब्लड के अंदर उसको स्टोर करा देता था। कहां पर? डिपोजिशन करा देता था बोन्स के ऊपर उसका। सेकंड जो वो काम करता था वो ये करता था कि भैया जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है उसका एक्सक्रीशन करा देता था। ये उल्टा काम करेगा। तो वो जो दो प्रोसेस आपने पढ़ी है उसका उल्टा कर दो। जो एक्स्ट्रा बोन्स के ऊपर प्रेजेंट है कैल्शियम, ये इसको तोड़ के लाएगा। क्या कराएगा? बोन का रिसॉर्प्शन कराएगा, डिसोल्यूशन कराएगा, डीमिनरलाइजेशन कराएगा। इस तरीके से ये ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। दूसरा क्या करेगा? किडनी में जो आपके नेफ्रॉन्स हैं वही बेटा आपके एक्सक्रीट आउट कर रहे थे एक्स्ट्रा कैल्शियम को, अब उसी को ये क्या कराएगा? उसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा।
थर्ड जो ये काम करता है बेटा, ये क्या करता है, किडनी की कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और ये जो जेजी सेल्स होती हैं किडनी की, ये एक हार्मोन बनाती हैं जिसका नाम है बच्चा कैल्सिट्रायोल। ये कैल्सिट्रायोल बेटा निकलता है, और ये कैल्सिट्रायोल क्या करता है बेटा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। कहां से, जो हमारा गट फूड होता है वहां से। इस तरीके से भी ब्लड कैल्शियम लेवल बेटा क्या होता है, इंक्रीज आपका हो जाता है। तो क्या आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये कर रहा है। अब जरा कैल्शियम का होम्योस्टेसिस आप देखिए। आपको पता है कैल्शियम होम्योस्टेसिस का मतलब है बेटा रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराफोलिकुलर सेल्स हैं बेटा, वो रिलीज करती हैं कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है हाइपोकैल्सियमिक। दूसरी तरफ है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो रिलीज करती है पैराथायरॉयड हार्मोन को, जो कि इंक्रीज करता है क्या बच्चा, आपका ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि हाइपर कैल्सियमिक है। अगर हाइपोकैल्सियमिक सिचुएशन होगी तो ये एक्टिवेट कर देगा पैराथायरॉयड ग्लैंड को, और अगर हाइपर कैल्सियमिक सिचुएशन होगी तो ये एक्टिवेट कर देगा पैराफोलिकुलर सेल्स को। यानी कि दोनों के दोनों कब एक्टिवेट होंगी बेटा, ये डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड तब होगा कि कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर कैसा है। क्या आपको समझ में आ गया। यानी कि जब वो ऑप्टिमम है तब तो कोई भी एक काम नहीं कर रहा, अगर वो बढ़ गया तो उसे कम करने का काम पैराफोलिकुलर सेल करेगी, अगर वो घट गया तो उसे पैराथायरॉयड ग्लैंड बढ़ाने का काम करेगी। क्या आपको समझ में आ गया दोनों का सिस्टम किस तरीके से हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। अब देखो इसके बाद आ जाती है बच्चों आपकी पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है वो लोकेटेड होती है बेटा डोर्सल साइड पर, आपकी फोर ब्रेन पर। और मैंने कहा था ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी आपको एक ग्लैंड देखने को मिलती हैं, ये सारी बेटा एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में, ठीक है। ये सीक्रेट करती है एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम होता है बेटा मेलाटोनिन। अब इसका समझना, ये जो हार्मोन होता है बेटा, ये आपका मदद करता है डाइअर्नल रिदम को रेगुलेट करने में। डाइअर्नल रिदम सर क्या होती है, जो आपकी 24 घंटे की रिदम होती है, यानी कि स्लीप और वेक साइकिल। आप जो है 24 घंटे के अंदर क्या करते हो, सोते हो और जगते हो, और इसके बीच में पूरी की पूरी कुछ ना कुछ अपने अपने काम करते हो। तो इसी पूरी की पूरी साइकिल को कहते हैं 24 आवर साइकिल या फिर डाइअर्नल रिदम। तो इसको जो रेगुलेट करने का काम होता है वो मेलेटोनिन का होता है। अब आपने एक चीज देखी होगी, डॉक्टर कहते हैं कि भैया रात को जो है आपको फोन नहीं चलाना चाहिए। जब आप सो रहे हो तो हमेशा कमरे की जो है लाइट है बेटा उसको बंद करके सोएं, जिससे कि आपको नींद बेहतरीन आएगी। अब नींद बेहतरीन क्यों आएगी, क्योंकि बेटा ये मेलेटोनिन क्या करता है, ये स्लीप को इंड्यूस करता है। पर ये स्लीप को इंड्यूस तब करता है, मेलेटोनिन का सीक्रेशन तब बेहतरीन होता है लाइट कम होती है। यानी कि जब मिडनाइट होती है तब मेलेटोनिन का सीक्रेशन ज्यादा होता है, तब जाके मोर स्लीप आपको देखने को मिलती है। बट जैसे ही बेटा सुबह होती है, दिन आने लगता है, तो क्या होता है, लाइट बढ़ रही है तो मेलेटोनिन का सीक्रेशन कम हो जाता है और आपको लेस स्लीप आने लगती है। अब आप में से शायद कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर हम तो कभी भी सो जाते हैं, हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। तो आपने क्या कर रखा है बच्चा, अपना थोड़ा सा हार्मोन का इम्बेलेंस कर रखा है, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर एक जो है आप क्या कहते हैं डेली रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। बट अभी आपको डेली रूटीन और सब के बारे में नहीं सोचना है। अभी आपका एक ही गोल होना चाहिए, मुझे अचीव करना है क्या, नीट 2026 में बेटा मुझे रैंक लेके आनी है, मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है, ये आपका एम होना चाहिए। तो आपको मेलेटोनिन समझ में आ गया। अब जरा फंक्शंस देख लो। तो भैया ये रेगुलेट करता है डाइअर्नल रिदम को और स्लीप वेक साइकिल को। इसके अलावा ये इन्फ्लुएंस करता है बेटा मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। तो ये बॉडी टेम्परेचर को भी जो है आपका क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि आपको पता है मेटाबॉलिज्म बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, मेटाबॉलिज्म कम तो टेम्परेचर कम, ठीक है। पिगमेंटेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज होती हैं उनको भी भैया ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। कौन करता है बच्चा, आपका मेलेटोनिन। इसके बाद आती है बच्चों आपकी थाइमस ग्लैंड। अब ये थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, चलो आओ देखो। तो मैं इसका भी डायग्राम दिखा देता हूँ। तो क्या दिख रहा है आपको, पहली बात तो ये थाइमस ग्लैंड है वो एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी कि लोब से मिलकर बनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ थाइमस दिख रही है। अब देखो थाइमस दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। आपको पता है यहाँ पर एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं स्टर्नम, तो ये स्टर्नम के पीछे है। और आपको पता है हार्ट से क्या निकल रहा है बेटा, एओर्टा। तो एओर्टा की जो वेंट्रल साइड होती है वहां पर ये प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड, आपकी थाइमस ग्लैंड। तो देखो मैंने इसकी लोकेशन क्या लिखी है बच्चों, मैंने लिखा है थाइमस ग्लैंड में इट इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। ओरिजिन में कैसी होती है बच्चा, ये एंडोडर्मल होती है ओरिजिन में, ठीक। इसके अलावा ये एक मेजर रोल प्ले करती है आपके डेवलपमेंट में, किसके डेवलपमेंट में, आपके इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में। यानी कि जो आपका बेटा जो बाहर की जो बीमारी आने वाली हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, उनसे जो लड़ने में आपकी मदद करता है, आपको हेल्दी बनाए रखता है, वो होता है आपका इम्यून सिस्टम। उसी को डेवलप कराती है आपकी थाइमस ग्लैंड। अब ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है बच्चा थाइमोसिन।
और ये जो थाइमोसिन आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में प्रोटीनेशियस होता है नेचर में, ठीक, यानी प्रोटीन्स का मिलके बना हुआ है। कौन? आपका थाइमोसिन। फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन इसका बेटा इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड है, यानी कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो भैया ये क्या करता है? डिफरेंशिएशन करता है टी लिम्फोसाइट्स का, यानी कि मैच्योरेशन करता है। और ये टी लिम्फोसाइट्स आगे जाके क्या, आगे जाके नहीं, मतलब यही टी लिम्फोसाइट्स बेटा आपको प्रोवाइड करती हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा इसका और क्या फंक्शन होता है भैया? ये जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका प्रोडक्शन भी क्या करता है? प्रमोट करता है। और ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब जिस बंदे को शायद ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो आपको अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना है। रीजन इसका ये है क्योंकि आपको इम्यूनिटी बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़नी है, वहां इन डिटेल पढ़ाई जाएगी, तो वहीं पर हम मूड लगाएंगे इस चीज से, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये बातें याद कर लेनी है भैया। डिफरेंशिएशन कराता है टी लिम्फोसाइट्स का, जो कि प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा एंटीबॉडीज बनाने में भी मदद करता है, जो कि प्रोवाइड करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब थाइमस ग्लैंड की एक खास बात है, होता क्या है बच्चा, थाइमस ग्लैंड बढ़ती उम्र के साथ अपना साइज डिक्रीज करती जाती है, यानी डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेट हो गई दैट मीन्स ये थाइमोसिन जो बनाती है उसका लेवल भी डिक्रीज होता जाएगा। थाइमोसिन का लेवल डिक्रीज होगा दैट मीन्स जो इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट करने में मदद कर रही थी वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स जो वीकर, जो ओल्डर पर्सन होते हैं उनकी इम्यूनिटी कैसी होती है बेटा? वीक होती है। तो देखो मैंने लिखा भी है, थाइमस डीजनरेट कर जाती है ओल्ड इंडिविजुअल्स में, जिसकी वजह से थाइमोसिन का लेवल गिर जाता है। और एज अ रिजल्ट जो ओल्डर पीपल होते हैं उनकी इम्यूनिटी कैसी होती है बेटा? वीक इम्यूनिटी होती है। तो चलो बच्चों, मैंने ये लेक्चर आपको यहीं तक पढ़ाया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।